हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आज हम बहुत ही ठंडे दिमाग से कुछ खास बातों पर गौर करेंगे और हम देखेंगे कि वही पेंशन अपडेशन की बातें चल रही हैं। अभी 9/4 बहुत दूर है, 9/4 दूर है। अभी हम दरअसल अपने पेंशन अपडेशन के लिए यूनियन पर दोष लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हम भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि हमने ही इन लोगों को पाला पोसा। हर महीने अपनी तनख्वाह से इनको पैसा देते और लेवी देते हुए, इनकी इज्जत करते हुए, और इनको इतना सशक्त बना दिया कि ये खुद ही हमारी जड़ें काटने लगे। उसके बाद हम और चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो ये कि एक वर्ड आता है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन। आया कहाँ से? ये आया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले से, सिंगल बेंच और डबल बेंच से। लेकिन इसके बीच में जो चीज़ कहीं भी नहीं थी, आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने फंड की थ्योरी गाई थी और एक्चुअली को भी अपॉइंटमेंट किया था ये देखने के लिए फंड की पोजीशन क्या है, जो कहीं लेना देना नहीं है। काफ़ी दिन तक चलता रहा। जब इनको पता चला ये थ्योरी नहीं चलेगी, ये फेल हो गई है, तो इन्होंने निकाल के लाया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन द रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा और संसद में भी यही कहा। ये कहाँ से आया? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले से। हम बताएंगे क्या है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। 1993 में आपका पेंशन रेगुलेशन होता है और 2008 में सिंगला साहब चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाते हैं, यानी 15 साल के बाद। हो सकता है उस समय रिटायर हुए होंगे, वो 15 साल के बाद जाते हैं। 2008 में जैसे ही वो जाते हैं और नंबर है उनका 6233 2008 का। देख, उससे पहले घटना और होती है। 2003 में आरबीआई का जो गवर्नर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आरबीआई के लिए पेंशन अपडेशन मंजूर कर देता है और 3 से लेकर के 8 तक उनका पेंशन अपडेशन होता है और उनको पैसे ही मिल जाते हैं। लेकिन 10/10/2008 को उनका पेंशन अपडेशन खींच लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है मनमोहन सिंह सरकार में। 2003 वाजपेयी की सरकार में आता है, 4 में रहता है, 5 में रहता है, 6 में रहता है, 7 में रहता है, 8 में 10 का लगभग 8 हो जाता है, 10वें महीने में खींच लिया जाता है और 8वें महीने में ही यहाँ सिंगला साहब केस लगाते हैं। अब इसका क्या रिलेशन था? यानी आधारशिला रखी गई इसको खींचने की, यानी इसको आधारशिला खींचने की रखी जा रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन है, वहां के जो कर्मचारी हैं वो बीएमएस के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आरबीआई का हो जाएगा और हमारा नहीं होगा तो लोग तो यही सोचेंगे भाई उनका होगा या हमारा नहीं होगा, तो मेंबर छूटेंगे। ये इसी ताक में थे कैसे इसको वापस खींचा जाए। तो जैसे 2008 में केस होता है हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, तो इन्होंने सोचा अब बढ़िया मौका है, एक हाथ, दोनों हाथों में लड्डू। एक तो इनको आरबीआई वालों को बता दो कि लो तुम्हारा हम नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है, ये खींच लेते हैं इधर से। और दूसरा, इसको खींचते ही पीएसबी का पेंशन अपडेशन चंडीगढ़ हाई कोर्ट से नहीं होगा, उनको आधारशिला रखिए। मतलब ये खेल हुआ। और उस खेल के बाद और क्या क्या हुए, अब देखिए आप कि 2008 वाला जो केस है, इस 16/4/2012 को इसका रिजल्ट आता है, डिसमिस। उसके बाद ये 2013 में फिर लग जाता है एलपीए करके 2013 में, उसका 9/9/2015 को फिर रिजल्ट आता है। वहां भी आपकी जो अपील है डिसमिस हो जाती है, वही उसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। और उसमें क्या लिखा है वो मैंने बता दिया कि बड़े दोनों में बड़े आराम से हमारे रेगुलेशन को नकार देते हैं आर्बिट्रेरीली। जज ये कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसको क्या नुकसान हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है कोई जरूरत नहीं है, और एक फैसला देते हैं। दोस्तों, ये पेंशन अपडेशन हमारा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि यह कोई पॉलिटिकल गेम हो रहा था।
और 2008 में जब मैंने केस लगाया सिंगला साहब ने, तो उस समय पेंशन अपडेशन जो आरबीआई में हो उसको वापस ले लिया गया, आधार रख दिया गया कि यहां भी नहीं हो। और 2015 में जो जजमेंट आया डबल बेंच का, उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में यही केस चल रहा था, उसका भी आधार बना लिया डबल बेंच ने और रेगुलेशन को नकार दिया, यह कहते हुए कि भाई अंडर कंसिडरेशन है। 56 को भी नकार दिया, आरबीआई लाइन पे होगा वो भी नकार दिया। और एक इन्होंने क्लॉज 17 लेकर के आए, 12 को निकाल दिया, क्लॉज 17 लेके आए। अब जो एग्रीमेंट था उसमें भाई तरह तरह की बातें लिखी हुई थी, उनमें यह लिखा हुआ था क्लॉज 17 में कि भाई सेटलमेंट तो हो गया, यदि कोई दिक्कत आती है तो आईबीए और जिन यूनियनों ने बैठ करके ये बनाया है उनके वो इसको सुलझाएंगे। अब दिक्कत कहां से आएगी और इनको भेजेगा कौन? क्या कोई व्यक्तिगत आदमी भेजेगा या बैंक भेजेगा? कौन भेजेगा? कैसे सुलझेगा? यहां सारा खेल था। 70 of settlement provide that if there is difference of opinion with regard to interpretation of any of the provisions of settlement, यानी इसके इंटरप्रिटेशन में कोई वो होता है सेटल प्रोविजंस में, तो आईबीए और यूनियन से पूछा जाएगा। अब इनसे ये पूछे भाई, जब आप रेगुलेशन बना करके बैठे हो, वो रेगुलेशन आपने आरबीआई और सीसीआर 1972 से बना रखे हैं, इंटरप्रिटेशन वहां से होगा कि ये बताएंगे? भाई इंटरप्रिटेशन तो प्रोविजन से होगा ना, आईबीए और यूनियन प्रोविजंस तो नहीं है। प्रोविजंस तो आपके बने रखे, गजब गजब की चीजें कि मतलब प्रोविजंस का सेटलमेंट है, मैटर कैन बी टेकन अप द आईबीए एम्प्लॉइज एसोसिएशन फॉर डिस्कशन एंड सेटलमेंट, और वहां डिस्कशन और सेटलमेंट से होगा। यानी आप अपने रेगुलेशन को छोड़ोगे, इनके पास जाओगे और ये इसको सेटलमेंट करेंगे। 1993 के सेटलमेंट के आधार पर इनका जो रेगुलेशन बन गया 1995, वो तो रद्दी की टोकरी में गया। रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए इन लोगों के पास जाइए क्या जजमेंट है, और यहीं नहीं रुके सर ये। उस सेटलमेंट में आईबीए था और 4 यूनियन थी, अकेली ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन नहीं था, 4 और थी। एक ये था, एक नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय था, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन इंडिया था, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय ये भी था साथ में। लेकिन कोर्ट क्या देता है जजमेंट में, देखिए आगे। सिंगल जज कहते हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय द मैटर कैन बी टेकन अप एट द लेवल ऑफ आईबीए के लेवल पर और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन फॉर डिस्कशन, यानी ईआईबीए के पास और ईआईबी के पास ले जाया जा सकता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा भैया, ये तो आप ही जानो, मैं भी जानता हूं कि आखिरकार जब 4 यूनियन थी यहां पे, तुम 2012 में यही बात कहते हो, 2015 में यही बात कहते हो, जो यूएफयू का गठन हो गया था, या तो उनकी बात करनी चाहिए थी। लेकिन 1993 की बात करते हो तो फिर 4 यूनियनों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अकेले एक यूनियन की बात की जाती है, बैंकटचलम वाली यूनियन की। आईबीए और बैंकटचलम यूनियन के पास जाओ, औरों को छोड़ दो। किसके लिए? वहां जाकर के डिस्कशन करो और सेटलमेंट करो। आगे प्रिज्यूमेबली, और मुझे नहीं लगता कि ये वहां उसमें लिखा हुआ है 17 में ईआईबीए का लिखा हुआ है और सारी यूनियन का होना चाहिए। प्रिज्यूमेबली दिस क्लॉज इम्पेल्ड द लर्नेड सिंगल जज टू ऑब्जर्व दैट इट वुड बी ओपन फॉर एप्लीकेंट टू मेक डिमांड फॉर द पैरिटी, और यही कारण था, सिंगल जज को बाध्य किया कि भाई पैरिटी की डिमांड है तो आप ऐसा करो, आप जाइए कहां पर, स्किल्स को अपनाइए अपनी को, और अपनी एसोसिएशंस के पास जाइए। यहाँ एसोसिएशन बहुवचन में आ रहा है, यह सिंगल एसोसिएशन आ रही है। और यदि क्लॉज 17 में अकेली ईआईबीए का नाम है जैसा कि जजमेंट में है, तो फिर तो इनका, मुझे पता नहीं ये जो दूसरी यूनियन है इन्हें अपना नाम क्यों नहीं रखा। मुझे नहीं लगता कि इनका अकेले का नाम होगा, नाम तो और भी होंगे। और ये करके सिंगल जज का वो आ जाता है। भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब एप्लीकेंट्स, पेंशनर्स अपनी स्किल आजमाएंगे और यूनियन के पास जाएंगे कि यूनियन स्वयं इसको ठीक कराएगी और मतलब उसको डिस्कशन करेगी?
सारा का सारा घोच पोच है। वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट जाए तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। ये खेल खेला जा रहा था, और खेल क्या था? ये लड़ाई है आरबीआई, जहां बीएमएस का प्रभुत्व है, और पीएसबी, जहां ये कम्युनिस्टों का प्रभुत्व है। ये माननीय कोर्ट में खेल खेला जा रहा था, और इसका शिकार कौन बने? पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटायरीज, और आप तक बने हुए। अच्छा खासा पेंशन अपडेशन होने के बावजूद, क्लॉज होने के बाद, रेगुलेशन होने के बावजूद भी हमको गियर में लगा दिया गया। यदि गहराई से इनके जजमेंट को पढ़ा जाए तो ये पूछा जाए कि क्या उस समय अंडर कंसिडरेशन था? क्लॉज 12 नहीं था, तो फिर ये खुद ही मान रहे कि पेंशन अपडेशन है, लेकिन क्योंकि देना नहीं था, घुमाना था, और क्या क्या कुकर्म किए गए। मतलब 2008 में इस केस को हरवाने के लिए आरबीआई के पेंशन अपडेशन को खींच लिया जाता है। दो काम होते हैं, केस हरवाने के लिए और इन कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए। दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा ये, और ही कुछ खेल हुए हैं हमारे साथ। हमारे पास पेंशन अपडेशन और रेगुलेशन भी है, सब कुछ है। अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की गड़बड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी। वहां न्याय होगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोई न्याय नहीं हुआ था। दैट वाज आर्बिट्रेरी, फैलिशियस एंड मेलाफाइड। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।